बच्चों, तो कैसे हैं आप। तो स्वागत करते हैं आपका इस प्यारे से वीडियो लेक्चर में, जिसमें मैं आपको काइनेमेटिक्स चैप्टर पढ़ा रहा हूं। और काइनेमेटिक्स में अभी हमारा टॉपिक चल रहा है मोशन इन 1D यानी कि रेक्टिलिनियर मोशन। और रेक्टिलिनियर मोशन में मैंने आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कराए थे प्रीवियस लेक्चर में, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन पे, यानी कि आप उसको बोल सकते हो मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। कौन से डायरेक्शन में पढ़ा था हमने? मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। आई होप सभी स्टूडेंट्स को समझ आया होगा। बच्चे मुझे बहुत अच्छा रिस्पांस दे रहे हैं, है ना, रेगुलर अपना होमवर्क कंप्लीट करके दे रहे हैं। जो भी डाउट क्वेरी आ रही है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बच्चे, वेरी गुड बच्चों। तो चलिए अभी बात करते हैं हम एक नए टॉपिक की, जो कि है बिल्कुल इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन जैसा टॉपिक है, पर यहाँ पे कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। अब पहले हम देख लेते हैं टॉपिक का नाम क्या है। देखो, टॉपिक का नाम है मोशन अंडर ग्रेविटी। मोशन अंडर ग्रेविटी, यानी इसको एक और नाम से बोल सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। वन डायमेंशनल मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये चीज है इस टॉपिक में। क्या चीज का किस चीज के बारे में पढ़ना है? तो देखो, ये आपको मैंने यहां लिखा हुआ है ग्रेविटी। किसके बारे में पढ़ना है? ग्रेविटी। अब देखो, ग्रेविटी के बारे में है ना, ये ग्रेविटी एक फिजिकल क्वांटिटी है। अगर मैं बात करूं इस ग्रेविटी की, तो बच्चों आपने 9th क्लास में ग्रेविटेशनल फोर्स पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? एक ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में आपने पढ़ा था। और ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर मैं बात करूं, तो आपने ये भी पढ़ा था कि सर F बराबर, आपने पढ़ा था ग्रेविटेशन चैप्टर में, F बराबर होता है m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, तो अगर मैं आपको थोड़ा सा इसको रिवाइज कराऊं, तो सिंपल सी बात यह है कि भाई एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था न्यूटन। क्या नाम था? सर आइजैक न्यूटन। अगर मैं पूरा नाम लूं तो क्या लूंगा? सर आइजैक न्यूटन। वो आइजैक न्यूटन ने एक लॉ दिया, उस लॉ का नाम था ग्रेविटेशनल लॉ। और लॉ क्या था? लॉ इतनी सी बात बताता था कि भाई एक क्या हुआ, भाई उस टाइम पे क्या हुआ, एक एप्पल आके गिरा न्यूटन के सर पे। तो उसने एक बात सोची कि यार ये दो मासेस, ये एप्पल नीचे ही आके क्यों गिरा? भाई उसने एक बात सोची कि ये जो एप्पल है वो नीचे ही आके क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं गया भाई। तो उसने वहां से दिमाग लगाया कि यार दो मासेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। जैसे उसने ये बात सोची कि भाई एप्पल नीचे गिरा, तो एप्पल को अट्रैक्ट कौन कर रहा है? अर्थ। यानी कि अगर मैं बोलूं अर्थ का मास m1 मान लूं, अर्थ का मास क्या मान लूं? पृथ्वी का मास कितना मान लूं? m1 मान लूं, तो m2 किसका मास मानूंगा मैं? एप्पल का। तो भाई एप्पल को कौन अट्रैक्ट कर रहा है? अर्थ अट्रैक्ट कर रही है। यानी कि दो मासेस एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं, चाहे उनके बीच का डिस्टेंस कितना भी हो। डिस्टेंस, ये आर क्या चीज है? यहाँ पे आर क्या चीज है? डिस्टेंस। ठीक है, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस, डिस्टेंस बिटवीन दोनों बीच का अंतर। डिस्टेंस का क्या मतलब है? दोनों मासेस के बीच का अंतर, डिस्टेंस बिटवीन टू मासेस। बात समझ आ रही है आपको? और जी आपको पता ही है जी क्या होता है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो इसके लिए एक चैप्टर तो है, वो तो हम अलग बात करेंगे। यहीं से अपने पास एक जी आता है। क्या आता है? एक जी। ये तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इस कैपिटल जी को तो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। पर यहां से ना बच्चों अपने पास एक स्मॉल जी आता है। क्या आता है? स्मॉल जी। इस स्मॉल जी को हम बोलते हैं एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बोलते हैं इसको? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या बोलते हैं इसको? ग्रेविटी। ठीक है, यानी कि ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन लगेगा, तो इसी के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। तो बस इसी के बारे में हम यहाँ बात करेंगे। आप चाहें तो ये नॉलेज के लिए आप लिख सकते हैं, बाकी आने वाले चैप्टरों में मैं ये सब पढ़ाऊंगा आपको, उसकी टेंशन नहीं लें आप। तो देखिए, ये हमने बात कर ली। अब देखो, ये बात आपको सबको समझ में आ गई है ना। अब ये जी क्या है? जी के बारे में अभी बोला मैंने, क्या चीज बोली? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी।
तो देखिए अब सबसे पहले हम ये देख लेते हैं भाई ये जी क्या है, जी की यूनिट क्या होती है, यानी कि उसकी डायमेंशन क्या होती है, उसकी सीजीएस यूनिट क्या होती है, उसकी क्या वैल्यू होती है। वैसे तो आप सबने पढ़ा होगा 9th क्लास में, है ना, काम भी बहुत आया है, पर हम यहाँ से एक बार फिर से रिवाइज करते हैं और इसको फिर से देखते हैं। ठीक है, तो देखो जी की बात करें हम, तो जी, जो जी है अपने पास, क्या जी, देखो अगर मैं जी की बात करूं तो सिंपल सी एक बात बताओ मुझे कि एक ऐसे मान लो एक टेबल है, एक क्या है, टेबल, ये टेबल है और टेबल पे मान लो कुछ भी रख दो, एक मास रख दिया m, ठीक है, एक टेबल है, मान लो उस पर एक मास रख दिया है, मान लो मैंने डस्टर रख दिया है, क्या डस्टर, जो बोर्ड को साफ करने का होता है, डस्टर ऐसे रख दिया। तो अगर मैं आपसे बोलूं बताओ इसको रखा मैंने, बताओ इस पे कोई फोर्स लग रही है क्या, तो भाई जिसने कभी फिजिक्स पढ़ी नहीं है, फिजिक्स से दूर दूर तक कोई लेन देन नहीं है, वो तो बोलेगा सर कुछ भी नहीं लग रही फोर्स, क्योंकि उसने तो एक ही चीज सीखी है, फोर्स का क्या मतलब है, बल का क्या मतलब है, उसने तो पढ़ा है कि बल का मतलब ये होता है, ये एम है, इस पे कोई ऐसे बाहर से फोर्स दिखा रहा है, लगा रहा है, मतलब इसको खिसका रहा है आगे की तरफ, या तो इसको खिसकाएगा, धक्का देगा, या फिर इसको खींचेगा, है ना, तो वही फोर्स होती है। पर जिस बच्चे ने फिजिक्स पढ़ा है, फिजिक्स में ये देखा है, तो वो स्मार्टली तरीके से बोलेगा, एक स्मार्ट बच्चा क्या बोलेगा कि हाँ यार इस पे तो एक फोर्स लग रही है, पर वो फोर्स दिखाई नहीं देती। वो फोर्स किधर लगती है बच्चों, नीचे की तरफ, किधर लगती है, नीचे की तरफ, उस फोर्स को बोलते हैं हम mg, क्या बोलते हैं, mg। तो m तो हो गया हमारा मास, यानी डस्टर का मास, और g क्या हो गई बच्चों, यहाँ पे g को क्या बोलते हैं हम, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, क्या बोलते हैं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यही इसको बोला जाता है। क्या मेरी बात समझ में आई आपको? पर अगर मैं मास को बोलूं, मान लो आपको मैं ऐसे बोलूं, ऐसे मान लो ये मार्कर है, अभी मार्कर पे कोई फोर्स लग रही है क्या, अब आपको मैंने बता दिया, तो आप क्या बोलोगे, हाँ सर इस पे एक फोर्स लग रही है। फोर्स किधर लग रही है, नीचे की तरफ, नीचे की तरफ कौन सी, जो कि दिखाई नहीं देती, इंटरनल फोर्स बोलते हैं जिसको, जो कि नहीं दिखाई देती, यानी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या मतलब हुआ कि मान लो मैं उंगली हटा लूं दोनों तरफ से, मान लो हवा में रह जाए ऐसे, बिना मतलब मैंने यहाँ ऐसा मान लो जादू हो जाए, हवा में रह जाए, तो तब भी इस पे एक फोर्स लगेगी, वो हमेशा किधर लगेगी, नीचे की तरफ। मैं अगर आपसे बोलूं बताओ मेरे ऊपर भी कोई फोर्स लग रही है क्या, बिल्कुल लग रही है। क्या लग रही है मेरे ऊपर से, मुझे तो नहीं दिखाई दे रही, पर हमेशा मेरे ऊपर क्या लगी रहेगी। ऐसे अगर मैं अपना कार्टून बना लूं, मान लो मैं अपना इस तरीके से डायग्राम बना लूं, तो मेरे नीचे की तरफ एक फोर्स लगेगी, वो फोर्स क्या होगी बच्चों, mg, ठीक है, क्या होगी, mg, पढ़ा है ना आपने। और F बराबर आपने छोटी क्लासेस में ये भी पढ़ा होगा, ma होता है, तो m तो हमारा मास, और एक ही जगह यहाँ क्या आ जाएगा, g आ जाएगा, क्या आ जाएगा, g। तो फोर्स क्या होगी नीचे, mg, एक तो मेरा मास इंटू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या बात समझ में आई आपको? क्या बच्चों ये एक इंपॉर्टेंट बात आपको समझ में आई? तो इससे अगले वाला चैप्टर न्यूटन लॉ का ही चैप्टर है ना, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, उसी को हम पढ़ेंगे। पर पहले हम इस चीज को यहाँ पे समझ लेते हैं, ये जी का बहुत महत्व है, बहुत इंपॉर्टेंस है। तो मैंने आपको बोला वर्टिकल लाइन, तो वर्टिकल डायरेक्शन में मतलब मान लो वर्टिकल डायरेक्शन का क्या मतलब हुआ, इस तरीके से कोई बॉडी, ये बॉडी है जिसका मास कितना है भाई, अब मैं आपको पूरा लिखाता हूँ। इस तरीके से कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, m है, तो इस पे नीचे की तरफ हमेशा एक तो लगेगा इसका मास और इंटू जी क्या चीज है, जी को क्या बोलते हैं हम, जी इज द ग्रेविटेशनल ऐसे लिखना, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या है, ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण। क्या बोलते हैं mg को, ये mg क्या चीज है, वेट, क्या बोलते हैं इसको, वेट। और अगर मैं आपको बोलूं ग्रेविटेशनल फोर्स को क्या बोलते हैं, तो गुरुत्वाकर्षण बल बोलते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना इस बात का, है ना। नीचे लगता है वेट का मतलब m इंटू जी, m मास, m क्या है, तो m मैं लिख देता हूं, m क्या चीज है बच्चों, यहाँ पे m है मास ऑफ द बॉडी,
बॉडी का मास, अब बॉडी कुछ भी हो सकती है, डस्टर हो सकता है, ये ब्लॉक हो सकता है, हम भी हो सकते हैं, तो मास ऑफ बॉडी लिख सकता हूँ। और जी क्या चीज है, जी तो मैंने अभी अभी बता दिया, जी क्या है अपनी, जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, बात समझ में आई आपको? तो ये मैंने आपको यहाँ पे बात समझा दी कि भाई जी एक्सेलरेशन ड्यू टू क्या होता है, ग्रेविटी होता है। ठीक है, क्लियर, बात समझ आई? और अगर आप लिखना चाहो तो यहां से एक बात और लिख सकते हो, F बराबर mg इज द वेट ऑफ बॉडी, इज द वेट ऑफ, वेट अलग चीज है, मास अलग है, वेट ऑफ बॉडी, वेट बोलते हैं, है ना। ठीक, कई जगह इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, और करके ऐसे भी लिख सकते हो, W इज इक्वल टू mg। W का मतलब क्या है, वेट। क्लियर, तो इसको कई जगह ऐसे भी रिप्रेजेंट करते हैं, वेट भी फोर्स ही होता है, ठीक है, जो कि कभी दिखाई नहीं देता। ठीक, अब यहाँ पे कुछ चीजें हमें फिक्स कर दी गई हैं, कैसे, जैसे मान लो जी की एक वैल्यू होती है, अब भाई एक्सपेरिमेंटली ये वेरीफाइड हुआ है, भाई साइंटिस्टों ने मिलके एक जी की वैल्यू फिक्स्ड की है, वो फिक्स वैल्यू क्या होती है, जी की एक वैल्यू होती है, वो होती है, अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले इन एसआई यूनिट, भाई एसआई यूनिट में अगर बात करता हूँ, एसआई यूनिट का मतलब एमकेएस यूनिट, तो इन एसआई यूनिट जी की जो वैल्यू होगी, जी की वैल्यू है ना, जी की वैल्यू क्या होगी, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मीटर पर सेकेंड स्क्वायर क्यों बोला मैंने, क्योंकि आपको मैंने अभी अभी बोला जी को बोलते हैं हम क्या, एक्सेलरेशन। क्या बोलते हैं, कौन सा एक्सेलरेशन, ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से जो एक्सेलरेशन लगे। ठीक है, क्लियर, सबको बात समझ में आ गई, सबको बात आई गई है समझ में। तो ये तो एसआई यूनिट में बोलते हैं, पर इसी चीज को अगर मैं सीजीएस में बोलूंगा तो क्या होगा, तो आप इसको याद रखें, वैसे कन्वर्ट करके लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सीजीएस में हम क्या बोलेंगे, इन सीजीएस यूनिट जी इज इक्वल टू, ये जी बराबर कितना, 980 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, है ना। क्लियर, जैसे यहाँ मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ गया होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी तरीके से अगर मैं एक और सिस्टम, 3 सिस्टम फिक्स थे, यूनिट एंड डायमेंशन में बताए थे, एक होता था एमकेएस जिसको एसआई भी बोलते थे, एक होता था सीजीएस, एक होता था एफपीएस, है ना। तो एफपीएस में क्या बोलते थे, जी की वैल्यू यहाँ पे याद रखना है 32 फुट पर सेकेंड स्क्वायर। अब कई जगह ना 31 पॉइंट, अप्रॉक्स में मैंने लिया है 32, कई जगह इसको 31 पॉइंट कुछ वैल्यू होती है इसकी, लिया जाता है, पर अगर मैं अप्रॉक्स में बोलूं, याद यही रखना है 32 फुट पर सेकेंड। क्या होती है, फुट पर सेकेंड। एफपीएस का मतलब फुट पाउंड सेकेंड, सीजीएस का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, और एसआई का एक और नाम एमकेएस, यानी कि मीटर किलोग्राम सेकेंड। ठीक है, क्लियर, ये बात समझ में आ गई। तो अगर डायमेंशन फॉर्मूला लिखना चाहो तो डायमेंशन फॉर्मूला क्या लिखोगे, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा, इट्स डायमेंशन फॉर्मूला, इट्स डायमेंशन भी लिख सकते हो, इट्स डायमेंशन इज क्या लिखेंगे, मीटर से क्या बना, L की पावर 1, और पर सेकेंड का मतलब T की पावर -2। क्लियर, बात समझ आ गई आपको। तो ये आपको क्लियरली ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये हमने बात सीख ली। अब यहीं से अपने पास क्या आता है नेक्स्ट, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या इक्वेशन ऑफ क्या आएगा, इसी में हमें जो पढ़ना है, ये तो इंपॉर्टेंट बातें हो गई कुछ, है ना। अब इसी में हमें पढ़ना है, भाई इसी में क्या पढ़ना है हमें, ऐसे लिख देता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ, है ना, इक्वेशन इस तरीके से ये बना देता हूं, है ना। इसी के अंदर इक्वेशन ऑफ क्या पढ़ना है हमें, इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, है ना। ठीक है, मोशन अंडर ग्रेविटी का मतलब जो मोशन किस में हो रहा हो, वर्टिकल डायरेक्शन में हो रहा। वर्टिकल डायरेक्शन पता है ना, इसको वर्टिकल बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं वर्टिकल, इसको क्या बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। ठीक है, तो यहां से हमें इक्वेशन ऑफ मोशन देखना है। अब इक्वेशन ऑफ मोशन में जो पहली इक्वेशन आती है ना, अब याद करो, पहले तो वो वाली याद करो जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में बोलते थे, है ना। तो अब आपको यहां से रिलेट करके बताता हूं, है ना।
एक काम करते हैं, पहले हम इसका कन्वेंशन सीख लेते हैं, फिर उसके बाद रखते हैं। तो कन्वेंशन क्या बोलता है वो सीखते हैं। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी में हम जो पहली चीज देखेंगे वो देखेंगे कन्वेंशन, साइन कन्वेंशन। क्या? साइन कन्वेंशन, है ना? साइन कन्वेंशन समझते हैं ना सभी? तो साइन कन्वेंशन देखना है हमें। तो साइन कन्वेंशन क्या होता है वो सीख लेते हैं हम। तो देखो अब क्या है कि हमें साइन कन्वेंशन कैसे लेना है। देखो कि ऐसा मान लो ये अपना एक्स और वाई एक्सिस है। देखो ये वाई एक्सिस क्या होता था? पॉजिटिव होता था। ये वाई एक्सिस क्या होता था? नेगेटिव होता था। ये एक्स एक्सिस क्या होता था? पॉजिटिव होता था। और ये एक्सिस क्या होता था? नेगेटिव होता था। और इसको क्या बोलते हैं हम? ओरिजिन। तो ये 0 कॉमा क्या हो जाता था? 0 हो जाता था, है ना? ये चीज सबको पता है। तो अब एक बात ध्यान रखें कि जब भी हम किसी बॉडी को ऐसे फेंकेंगे, मान लो, है ना, ऐसे एंगल से नहीं फेंकेंगे, ऐसे नहीं फेंकेंगे। किसी बॉडी को मान लो मार्कर को ऐसे करके फेंका मैंने, यानी मार्कर ऐसे गया सीधा एक वर्टिकल लाइन में गया और वापस ऐसे ही आ गया, ठीक। तो यहां पे हमें ध्यान देना है कि भाई सबसे पहला पॉइंट नंबर ए याद रखना है हमें। क्या याद रखना है? इस डायग्राम में तो बताऊंगा भाई ऊपर वाले को। तो आपको ये याद रखना है कि जो डिस्प्लेसमेंट होगा, क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? एस। आप ऐसे लिख लें, डिस्प्लेसमेंट इसको ले लेना एच। क्या ले लेना? एच, क्योंकि हाइट ले रहे ना, हाइट। तो हाइट के हिसाब से डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा? ऊपर वाला, है ना, डिस्प्लेसमेंट एच। तो एच जो होगा, है ना, डिस्प्लेसमेंट ऐसे लिख लेना, डिस्प्लेसमेंट इन एक्स डायरेक्शन। क्या लिखना है? डिस्प्लेसमेंट इन वाई डायरेक्शन, है ना। वाई डायरेक्शन का मतलब वर्टिकल डायरेक्शन, है ना, इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में क्या होगा? डायरेक्शन। तो हम क्या लेंगे? अपवर्ड डायरेक्शन को तो क्या मानेंगे बच्चों? अपवर्ड को, है ना, इसको अपवर्ड बोलते हैं। अपवर्ड को हम पॉजिटिव मानेंगे। क्या मानेंगे? पॉजिटिव मानेंगे। यानी कि यहां से इस तरीके से, यहां से ये ऊपर जाएगा तो ये क्या होगा? पॉजिटिव, क्योंकि वाई एक्सिस ऊपर की तरफ क्या होता है? पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ऊपर हाइट को क्या मानेंगे? एच को क्या मान लेंगे हम? पॉजिटिव मानेंगे, ठीक है। एच को क्या मान लेंगे? पॉजिटिव मान लेंगे। और अगर यहां पे इस बात का भी ध्यान रखें कि अगर कोई बॉडी ऊपर से नीचे आ रही है तो उसको क्या मानेंगे? वो तो क्या होगा? डाउनवर्ड। और डाउनवर्ड को क्या मानना है हमें? नेगेटिव मानना है। क्या मानना है? नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव होगा और ये क्या होगा? नेगेटिव होगा। बताओ ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? चलिए, तो ये बात आपको याद रखनी है। मतलब इस तरीके से भाई ऊपर वाले को क्या मानेंगे? पॉजिटिव। और नीचे वाले को, तो क्योंकि नीचे जा रहा है तो नीचे वाले को क्या लेंगे हम? नीचे वाले को क्या लेंगे? नेगेटिव, ठीक है। क्लियर? ये नेगेटिव ऐसे बनाना भाई, ऊपर जा रहा है पार्टिकल, मैंने किसी मान लो मार्कर को ऊपर फेंका सीधे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ऊपर पॉजिटिव और नीचे क्या होगा? नीचे क्या लेंगे हम? नेगेटिव, ठीक है। क्लियर? जहां से फेंकेंगे, मतलब ये गया तो गया, धीरे धीरे गया तो भाई कहीं ना कहीं जाके रुकेगा, फिर वापस भी आएगा। तो जब नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या होगा? पॉजिटिव। और ऊपर से नीचे आएगा तो क्या होगा? नेगेटिव। वेरी इजी, ठीक है। क्लियर? तो ये हमें ध्यान रखना है। क्लियर? यहीं इसमें बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये डायग्राम आपने बना लिया। दूसरा जो कन्वेंशन है वो क्या बोलता है आपको? वो ये बोलता है कि भाई वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन। वेलोसिटी किसमें? वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? वर्टिकल डायरेक्शन, है ना। अब देखो समझो इसको भाई, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो वेलोसिटी इन वर्टिकल डायरेक्शन में आप क्या बोलेंगे कि जब भी अगर आप बात करेंगे वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में, किसमें? अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी, अपवर्ड डायरेक्शन में भाई यहाँ पे ये भी लिख लेना है ना, एच पॉजिटिव होगा यहाँ पे एच क्या होगा? पॉजिटिव होगा। यहाँ पे एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो अपवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी? वी क्या होगा? वी क्या होगा बच्चों? पॉजिटिव होगा। वी क्या होगा? पॉजिटिव होगा। सही बात है। चलो, तो अगला, अगर मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन में देखूंगा तो वी क्या होगा? वी होगा नेगेटिव। कौन से डायरेक्शन में? डाउनवर्ड डायरेक्शन में।
बताओ ये बात भी समझ में आई आप लोगों को? तो ये दूसरी बात याद रखनी है आपको। और तीसरी बहुत इंपॉर्टेंट बात कि यार ये जी की वैल्यू, ये जो जी की वैल्यू है इसको हमेशा याद रखना, जी इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, है ना। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि G is always taken as कैसे लेंगे इसको? नेगेटिव। कैसी वैल्यू होगी? नेगेटिव। ठीक है, क्लियर? बात समझ में आई? बात समझ में आ गई तो इनको स्क्रीन को पॉज करके सबको नोट कर लें आप लोग। ठीक है, मैं इसको अभी रफ करूंगा, स्क्रीन को पॉज करें, उसको नोट कर लें। इस वाले को पहले नोट कर लें आप लोग, फिर वहीं से मैं कुछ चीज़ें और रिलेट करूंगा। तो ये बात आपको समझ में आई कि भाई कोई बॉडी है, उस बॉडी पे चाहे हमारी बात करूं या कोई आपकी टेबल पे बुक पड़ी है उसकी बात करूं या इस अर्थ पे जितने भी बॉडी की बात करूं, उस पे हमेशा एक डाउनवर्ड फोर्स लगती है। उस डाउनवर्ड फोर्स का नाम होता है mg। m का मतलब जिस भी बॉडी की बात करेंगे उसका मास प्लस जी ऑलवेज कांस्टेंट, जी की वैल्यू ऑलवेज कांस्टेंट होगी, है ना। जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड इज ऑलवेज एंड इज कांस्टेंट, है ना। अर्थ पे क्या रहेगी? कांस्टेंट ही रहेगी। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखें और स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लें। हटा दूं क्या? चलिए, तो ये बात आपको बिल्कुल स्पेशली ये चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी, है ना। अब देखो यहां से अगर मैं आगे बात करूं तो देखो, अगर मैं यहां से आगे बात करता हूं तो देखिए, अब मैंने वहां पे वो तो बता दी। अब देखो ये ना इसमें, तो अब ये बताओ, अगर मैं बात करूं इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, यहां पे लिख देता हूं मैं, ऐसे लिखता हूं, इक्वेशन ऑफ एक्सेलरेटेड मोशन इन कौन से डायरेक्शन में? हॉरिजॉन्टल। भाई हॉरिजॉन्टल ये होता था ना, है ना। मोशन इन एक्सेलरेटेड मोशन इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, शॉर्ट में लिख दूं हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, HD का मतलब हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। इसी तरीके से मैं लिखूं इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी, इक्वेशन ऑफ मोशन या इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी बोल सकते हैं, या इक्वेशन ऑफ क्या बोल सकता हूं मैं? कौन से डायरेक्शन में मोशन हो रहा है? वर्टिकल डायरेक्शन में, तो इक्वेशन ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी। क्या ये बात समझ में आ रही है? चलिए, तो बच्चों यहां से ये बात हमको ध्यान रखनी है, तो ये बात तो आपको ध्यान रखनी ही पड़ेगी। अब देखो कैसे याद करने हैं फॉर्मूले, मैं बताता हूं आपको। जैसे फर्स्ट यहाँ पे फॉर्मूला याद करो, V बराबर क्या होता था? V0 प्लस क्या होता था? A इंटू टी, है ना, होता था। तो बस यहाँ भी वही काम करना है कि यहाँ पे V क्या होगी? फाइनल स्पीड। V0 क्या है? इनिशियल स्पीड। तो V0 एक ही जगह, यहाँ पे तो A होता था, यहाँ पे क्या आ जाएगा? GT। क्या आ जाएगा बच्चों? GT आ जाएगा। अब G की वैल्यू ना बच्चों यहाँ पे, क्योंकि G की वैल्यू ऑलवेज टेकन एज क्या लेना है आपको? माइनस लेनी है। लिखा हुआ है ना मैंने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, तो ऑलवेज क्या लेनी है आपको? नेगेटिव लेनी है। तो इक्वेशन में वैसे तो प्लस आता है, आप लिखना चाहो लिख सकते हो, बाद में क्वेश्चन में भी ले सकते हो, पर यही क्यों ना ले लें हम, क्योंकि G इज ऑलवेज टेकन एज पॉजिटिव नेगेटिव। दूसरी इक्वेशन क्या होती है? यहां से दूसरी इक्वेशन होती है S इज इक्वल टू क्या? बोलो, V0 T प्लस का क्या होता है? हाफ AT स्क्वायर, यही होती है। तो S की जगह हाइट की बात कर रहे हैं ना, वर्टिकल में हम हाइट लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा? H, है ना। यहां पे V0 T, ये V0 T वही रहेगा प्लस, अब क्योंकि G की वैल्यू प्लस, अगर मैं ऐसे लूं A की जगह क्या आएगा? G और इंटू क्या हो जाएगा? T स्क्वायर। पर क्योंकि यहाँ पे हमें कन्वेंशन याद रखना है कि G इज ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, तो ये से इंटू होगा तो माइनस आ जाएगा यहाँ पे, तो ये याद रखना है। तीसरी इक्वेशन क्या होती है? V स्क्वायर माइनस V0 का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है? 2AS। तो बस भैया यहाँ भी यही याद रखना है, V स्क्वायर इज इक्वल टू V0 का स्क्वायर और
है ना, सॉरी मैंने यहाँ पे वी नॉट का स्क्वायर माइनस वी नॉट का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा 2gh होगा या नहीं होगा। पर यहाँ पे g की वैल्यू ऑलवेज टेकन एज क्या लेनी है आपको माइनस, तो माइनस का 2gh हो जाएगा। ये लो भैया ऐसे याद रखना है। अब कुछ बातें यहाँ पे हमें लिख लेनी है। क्या लिख लेनी है कि भाई हमें ये पता है कि यहाँ से क्या बोल सकते हैं हम, भाई हमें ये भी पता होना चाहिए कि v क्या होती है फाइनल स्पीड, है ना, फाइनल वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, फाइनल वेलोसिटी, है ना। दूसरी बात v नॉट क्या है इनिशियल वेलोसिटी, है ना, v नॉट क्या है इनिशियल वेलोसिटी। बच्चों आ रहा है ना समझ में। g क्या है, g क्या चीज़ है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, है ना, ये मैंने लिखवा दिया था ना, फिर से लिखवा रहा हूँ। t क्या है समय, समय क्या समय टाइम, समय का मतलब टाइम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। चलिए एक इक्वेशन और बनाई थी हमने पिछले लेक्चर में, उसको भी लिख देता हूँ। क्या 4th नंबर की, वैसे ज़्यादा काम नहीं आती है पर 3 ही याद रखनी होती हैं। चौथी इक्वेशन क्या थी एस एन एथ की, क्या थी एस एन एथ बराबर कितना था, कितना था वो था वी नॉट प्लस ए बाई टू इंटू 2n-1, यही था। यहाँ पे भी वैसी हो जाएगी, क्या लिखेंगे एस एन एथ की जगह हो जाएगा एच एन एथ, क्या हो जाएगा एच एन एथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वी नॉट प्लस ए की जगह क्या आ जाएगा g बाई 2n- क्या हो जाएगा 1, तो ये g ऑलवेज टेकन एज क्या होता है नेगेटिव, तो माइनस आ जाएगा। बस ये याद रखना है आपको। बताओ ये बात समझ में आई सभी बच्चों को, ये बात समझ में आई सभी को। तो ये सब चीजें आपको याद रखनी है, क्लियर। h यहाँ पे लिख लेना, h क्या है, h इज द हाइट या डिस्प्लेसमेंट, ऐसा लिख सकते हो, डिस्प्लेसमेंट इन y डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इन वर्टिकल, वाई मत लिखना, वर्टिकल डायरेक्शन, कौन सा डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन, ऐसे याद रखें, ठीक है। क्लियर, क्लियर है सभी को, क्लियर है। तो स्क्रीन को पॉज कर लें, उन सब बातों को नोट कर लें फटाफट से, ठीक है। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके सारे फंडे क्लियर हो जाएंगे। तो स्क्रीन को पॉज करें, उसको नोट कर लें आप लोग। चलिए हटाऊं, ओके। तो देखिए कुछ इंपॉर्टेंट बातें और ध्यान रखनी है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी ध्यान रखने पड़ेंगे, क्योंकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए भाई, है ना। अब एक चीज आपसे मैं क्वेश्चन पूछता हूं, पहला क्वेश्चन है ना, बताना और सोचना क्या आपने सही सोचा। चलो अभी पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, पहले पॉइंट देखते हैं ना, पॉइंट क्वेश्चन में आपसे पूछूंगा बताते चलना। तो यहाँ पे लिख लेना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, क्या लिखना है इंपॉर्टेंट, स्टार लगा लेना, और यहाँ लिख लेना इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट क्या लिखना है इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। तो देखो अब पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या ध्यान रखना है बच्चों, देखते हैं। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि भाई पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बोलता है कि इन मोशन अंडर ग्रेविटी, या मैं बोल सकता हूं इन मोशन अंडर ग्रेविटी, अंडर ग्रेविटी इन मोशन अंडर ग्रेविटी। अब पहले एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ ऐसा मान लो आप, है ना, ऐसा आप मान लो यहाँ पे इस तरीके से, मान लो एक बिल्डिंग है, एक बिल्डिंग है बहुत अच्छी सी बिल्डिंग है, बहुत लंबी बिल्डिंग है, 24-25 माले की। मान लो एक हाथी है, क्या है एक हाथी है भाई। बिल्डिंग की दोनों, एक तरफ तो चींटी है, एक तरफ क्या है चींटी, ये चींटी, ये क्या है आंट, एंट माने चींटी, चींटी लिख देता हूँ चींटी, ये चींटी है। और एक तरफ कौन है भैया हाथी जी हैं, एक तो हाथी, तो हाथी की सूंड बना देते हैं, ऐसे बना देते हैं कुछ हाथी वाथी, ऐसे कुछ है हाथी, ये हाथी है, ठीक है। तो भैया ये हाथी जी हैं, हाथी,
तो अब क्या होगा कि मान लो हाथी इधर इस कॉर्नर पे, चींटी इस कॉर्नर पे। तो अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, बताओ हाथी भारी होता है या चींटी भारी होती है? बताओ कौन भारी होता है, हाथी या चींटी? हाथी, है ना। तो मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि अभी इस रियल जो हम अर्थ में रह रहे हैं उसमें अगर एक क्वेश्चन पूछता हूं कि दोनों अगर एक साथ नीचे कूदेंगे तो बताओ नीचे पहले कौन आएगा? सोच के बताना। अगर दोनों हाथी और चींटी, हाथी इस कॉर्नर से कूद रहा है, चींटी इस कॉर्नर से कूद रही है, तो बताओ पहले नीचे कौन आएगा? कौन पर नीचे पहले आएगा? भाई ऑब्वियस है हाथी पहले नीचे आएगा, क्योंकि हाथी का मास क्या है बच्चों? ज्यादा है, चींटी का कम है, वो तो ऐसे हवा में लटकते हुए आएगी। भाई ये चीज आपको समझ में आती है, जिसका मास ज्यादा होगा वो नीचे आएगा पहले। पर यहां पे ये याद रखना है, देखो इन मोशन अंडर ग्रेविटी मैं ये बोल सकता हूं, यहां पहली बात तो अगर है ना इन मोशन अंडर ग्रेविटी, यहां पे हम क्या नहीं लेंगे, यहां पर हम एयर को नहीं लेंगे, एयर को नहीं मानेंगे। एयर रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं? एयर रेजिस्टेंस। क्या बोलते हैं? एयर रेजिस्टेंस को नहीं, मतलब नेग्लेक्ट करेंगे। एयर रेजिस्टेंस को क्या करेंगे? नेग्लेक्ट करेंगे। क्या करेंगे? नेग्लेक्ट कर देंगे। एयर रेजिस्टेंस का मतलब हवा में भी फ्रिक्शन होता है। हवा में भी क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। जैसे मैंने ये हाथ चलाया तो मुझे फ्रिक्शन लगा, है ना। हवा में क्या होता है? फ्रिक्शन होता है। फ्रिक्शन का मतलब घर्षण बोलते हैं। फ्रिक्शन को क्या बोलते हैं? घर्षण। तो हवा में भी फ्रिक्शन होता है, सरफेस में भी फ्रिक्शन होता है। और जैसे मैं अगर फ्लूइड यानी कि पानी में बोलूं, वाटर फ्लूइड में आता है, तो पानी में बोलूंगा तो उसमें भी एक फ्रिक्शन होता है। ठीक है, क्लियर। तो सब जगह फ्रिक्शन होता है, तभी हम एग्जिस्ट करते हैं। अगर मैं सरफेस की बात करूं, मैं खड़ा हुआ हूं जहां आप खड़े हुए हो, वहां भी एक फ्रिक्शन है, हमें दिखाई नहीं देता, फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। पर अगर उसको हटा दें, हम नेग्लेक्ट कर दें, तो मैं ढंग से खड़ा भी नहीं हो पाऊंगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो उसी तरीके से हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या करते हैं? एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करते हैं। और मैं बोल सकता हूं कि जो हाथी और चींटी एक साथ कूदेंगे, तो जब एक साथ कूदे तो दोनों जो आएंगे ना एक साथ, वो एक ही वेलोसिटी से, मतलब जो दोनों का जो टकराने की जो वेलोसिटी होगी या दोनों का जो टाइम होगा वो एक साथ सेम ही होगा। जिस वेलोसिटी से ये आया उसी वेलोसिटी से ये भी आएगा। यानी कि जिस टाइम से ये आया, मान लो हाथी का कुछ टाइम हुआ 10 सेकेंड, तो चींटी भी 10 सेकेंड में नीचे आएगी। समझ आ रही है मेरी बात? तो यहां पे हम एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट कर देंगे। और इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहां पे तक आएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि जो मोशन अंडर ग्रेविटी है, मोशन अंडर ग्रेविटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं करेगी। किसके ऊपर डिपेंड नहीं करेगी? इस मोशन में क्या मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है? क्योंकि हाथी का मास ज्यादा है, चींटी का कम है, कोई फर्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस को हटा दिया। तो मोशन अंडर ग्रेविटी मास के ऊपर डिपेंड नहीं होगी। क्या ये बात समझ में आई सभी को? तो उन्हीं के बेसिस पे ये जो फॉर्मूले, 4 फॉर्मूले बनाए ना, वो बनाए हुए हैं इसी के बेसिस पे। ये जब फॉर्मूले ना ये बनाए हुए हैं हमने। समझ आया? सबको समझ में आ गया? तो ये पहला पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ठीक है, याद रखना है। जब भी आपसे एक्सपेरिमेंट आप देख सकते हैं कहीं भी वीडियो में, ऐसा प्रूफ किया हुआ है कि जब एयर रेजिस्टेंस को हटा देते हैं, अगर हाथी चींटी को एक साथ फेंकोगे तो दोनों एक साथ नीचे आएंगे बराबर, दोनों का टाइम बराबर होगा, दोनों की वेलोसिटी सेम ही होगी। क्लियर? जिस वेलोसिटी से ये जमीन से टकराएंगे। क्लियर है? तो स्क्रीन को पॉज करके इसको नोट कर लें। अब दूसरा पॉइंट देखें। दूसरा पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट क्या बोलता है कि यहां पे याद रखना है, इन मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या याद रखना है? ये याद रखना है, जाने वाला समय इज इक्वल टू आने वाला समय, है ना। जाने वाला समय, मान लो ये कोई पार्टिकल नीचे से फेंका मैंने, मान लो ये मार्कर को ऐसे फेंक दिया सीधी एक लाइन में, तो ये पार्टिकल का मास है m, तो ये ऊपर जाएगा। तो जब ये ऊपर जाएगा, मान लो ये यहां तक गया, अब
कहीं ना कहीं तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। तो जाने वाला समय तो किस वेलोसिटी से फेंका, मान लो ये v0 वेलोसिटी से फेंका, किस वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से। तो v0 वेलोसिटी से फेंकूंगा तो बताओ फाइनल वेलोसिटी क्या होगी इसकी, v फाइनल क्या होगा, 0 होगा। अरे एक सिंपल सी बात है, इस मार्कर को मैं ऊपर फेंकूंगा तो नीचे से तो तेजी से जाएगा, पर जैसे जैसे ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी। क्या होगी इसकी फाइनल वेलोसिटी, 0 होगी। क्या मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इसका मतलब यहां से मैं बोल सकता हूं कि जो जाने वाला टाइम है इसको मैं क्या मान लूं, जाने वाले टाइम को हम मान लेते हैं t1। कितना मान लेते हैं, t1। t1 क्या है, जाने वाला टाइम। जाने वाले टाइम को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जाने वाला समय। ठीक है, जाने वाला समय। और जाने वाले समय को क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम, टाइम ऑफ एसेंट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ एसेंट। टाइम ऑफ क्या बोलते हैं, एसेंट बोलते हैं। ठीक है, अब ये गया भाई, तो अब क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी 0 हुई। अब पार्टिकल वापस भी तो आएगा भाई, पार्टिकल वापस भी तो आएगा। अब धीरे धीरे जैसे जैसे नीचे आते जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी बढ़ती जाएगी। तो इसकी जो पहले फाइनल था, जो पहले क्या था बच्चों, फाइनल था भाई, जो पहले फाइनल था अब क्या बन जाएगा, इनिशियल बन जाएगा। जो पहले फाइनल था अब क्या बन गया, इनिशियल। भाई यहां तक गया तो अब v0 तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। v0 क्या हो जाएगा, 0। इनिशियली फ्री फॉल हो गया और ये यहां से यहां तक आएगा तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इस पॉइंट पर कुछ टकराएगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी भी मान लें। ये क्या है, v फाइनल। ये फाइनल वेलोसिटी है, ये क्या है, फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, ये क्या है अपनी इनिशियल वेलोसिटी। इधर ये क्या है, इनिशियल वेलोसिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी। ये बातों का बहुत ध्यान रखें ना, बच्चे यही कंफ्यूज रहते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। बात समझ आ रही है आपको? तो इस बात का ध्यान रखें। तो अगर मैं बोलूं अच्छा ये कितनी हाइट तक गया, ऐसा भी लिख लें आप, h हाइट तक। कितनी हाइट तक, h, यानी h डिस्प्लेसमेंट लिया उसने, ये लिख सकते हैं आप चाहे तो। ठीक है, तो ये तो जाने वाला समय था भाई। आने वाला समय क्या होगा, आने वाला समय, तो आने वाला समय क्या मान लें हम, कितना मान लें, t2 समय। तो t2 क्या है, t2 आने वाला समय। आने वाला कौन सा समय, आने वाला समय। तो इसको बोलते हैं हम इंग्लिश में टाइम ऑफ डिसेंट। क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ डिसेंट। ठीक है बच्चों, तो अगर मैं यहां पे बात करूं जाने वाले समय की, तो टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, बोलो। और ये याद रखना है, जो जाने वाला समय होगा वो कितना था, t1। आने वाला समय कितना है, t2। तो इसके हिसाब से हमें याद रखना है t1 इज इक्वल टू t2। t1 इज इक्वल टू क्या याद रखना है, t2। t1 इज इक्वल टू t2 का मतलब जाने वाला समय इज इक्वल टू, जाने वाला समय है ना, या ये थोड़ा सा लैंग्वेज में ऐसे लिखना, जाने वाला समय इज इक्वल टू आने वाला समय। थोड़ा सा स्पेस की कमी है तो मैं यहाँ लिख देता हूँ, इधर लिख देता हूँ, 1 मिनट। जाने वाला समय, जाने वाला समय, जाने वाला समय इज इक्वल टू आने वाला समय। ठीक है, यानी कि t1 इज इक्वल टू t2। जितना टाइम जाने में लगाया उतना ही टाइम क्या करेगा, आने में लगाएगा। स्पेशल बातें ध्यान रखनी है आपको। ठीक है, यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो, इंग्लिश में ऐसे लिखा रहता बुक में, टाइम ऑफ एसेंट, टाइम ऑफ एसेंट यानी t1 इज इक्वल टू टाइम ऑफ डिसेंट, यानी कि क्या होता है, t2। वेरी गुड, ये याद रखना है अपने को, सिंपल सा है। क्लियर, सभी को आ गया। और अगर मैं टोटल टाइम बोलूं तो टोटल टाइम क्या होगा बच्चों, टोटल टाइम यानी कैपिटल टी मान लें इसको। टोटल टाइम को क्या ले लें, कैपिटल टी। तो टोटल टाइम क्या होगा, जाने वाला समय प्लस आने वाला समय। तो टाइम ऑफ एसेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट। t1 पता चल गया, t2 भी पता चल गया तुम लोगों को। चलो तो स्क्रीन को पॉज करें और फटाफट इस पॉइंट को आप ध्यान रखें। ठीक है, चलिए तो अभी मैं आगे चलता हूं। चलिए इसको रफ कर दूं मैं। चलिए तो ये बात तो हमने किसकी कर ली, टाइम जाने वाला समय इज इक्वल टू आने वाला समय।
ठीक है, तो ये पॉइंट नंबर क्या हो गया अपना, थर्ड हो गया। चलिए नोट कर लिया आपने। चलिए अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 3। चलिए अगला पॉइंट देखिए, पॉइंट नंबर 3। समझ आ गया आपको? पॉइंट नंबर 3 देखिए, पॉइंट नंबर 3 क्या बोलता है, वेलोसिटी ऐसे लिखना, इन मोशन अंडर ग्रेविटी, मोशन अंडर ग्रेविटी में, मोशन अंडर ग्रेविटी मतलब यानी कि मोशन इन वर्टिकल डायरेक्शन, वेलोसिटी विद विच, इंग्लिश में लिख रहा हूं, हिंदी में बताऊंगा, विद विच इट प्रोजेक्टेड, इट इज प्रोजेक्टेड, प्रोजेक्ट का मतलब फेंका गया, ऐसे फेंका गया, प्रोजेक्टेड इज इक्वल टू वेलोसिटी विद विच it is with which it hit the ground। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको? इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है कि जिस वेलोसिटी से, मान लो मैंने 10 मीटर पर सेकंड से मारकर वो फेंका एक वर्टिकल डायरेक्शन में, तो ये जब वापस टकराएगी ना तो वो उतनी वेलोसिटी से टकराएगी, कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से, है ना? क्लियर है? बात समझ में आ गया? आ गई बात समझ में? चलो हटा दूं, ये पॉइंट समझ में आया? चलो हटाना तो है नहीं ना इसको। तो पॉइंट नंबर अब देखते हैं हम, पॉइंट नंबर क्या है, 4th। पॉइंट नंबर क्या है, 4th, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मान लो इफ, ऐसे मान लो, हिंदी में लिखता हूं मैं, अगर मैं किसी पत्थर को फेंकता हूं, किसी पार्टिकल का मतलब पत्थर, पार्टिकल को वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकता हूं, वर्टिकल डायरेक्शन समझते हैं सभी बच्चे, वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकता हूं, है ना, फेंकता हूं, तो और वहां पर क्या प्रेजेंट है, वहां पर एयर रेजिस्टेंस भी है, इस बार क्या प्रेजेंट है, एयर रेजिस्टेंस। तो इस स्पेशल केस में क्या ध्यान रखना है वो भी बताते हैं आपको। एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है बच्चों, एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, तो क्या होगा, है तो टाइम ऑफ एसेंट यानी जाने वाला समय, टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ डिसेंट। अब आप पूछोगे सर आपने कैसे बताया, है ना? यानी कि इसका मतलब ये हुआ, मैं लिख सकता हूं यहां से, क्या लिख सकता हूं, एक मिनट, हाँ मैं क्या लिख सकता हूं, एक मिनट मैं इसको रफ कर दूं। चलिए तो इसको रफ कर देता हूं, स्क्रीन को पॉज करके, ये नोट कर ही लिया होगा आप लोगों ने, है ना? हाथी चींटी वाली बातें ये मैं आपको फिजिक्स में बहुत बार सुनाऊंगा, है ना? तो बहुत मजा आएगा आपको। चलो ये बात समझ में आई आपको? चलिए तो देखो, अभी मैंने क्या बोला, टाइम ऑफ एसेंट इज लेस देन टाइम ऑफ, यानी कि जाने वाला समय, अगर एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, अगर एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करा तब तो जाने वाला समय इज इक्वल टू आने वाला समय, वो तो हमें पता है। और टोटल टाइम कितना होगा, T1 + T2, है ना? जाने वाला समय इज इक्वल टू आने वाला समय कब होगा, जब हम एयर रेजिस्टेंस को क्या करेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करेंगे तो हम बोल सकते हैं ये बात भी सत्य है अकॉर्डिंग टू फिजिक्स में जो हम पढ़ते हैं। पर अगर एयर रेजिस्टेंस को ले लेता हूं, हवा को ले लेता हूं मैं एटमॉस्फेयर में, तो फिर क्या होगा, टाइम ऑफ एसेंट क्या होगा, जाने वाला समय इज लेस देन आने वाला समय। पर आपकी बुद्धि, आप बुद्धि लगाओगे, आप बोलोगे यार सर ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ, हमारे हिसाब से तो हो सकता है डिसेंट वाला टाइम जल्दी हो, क्योंकि बॉडी ऊपर जाएगी तो फटाफट से नीचे आएगी, तो उसको भी प्रूफ कर देते हैं। पर इसको तो आप ध्यान रखें कि भाई यहां से क्या ध्यान रखना है आपको,
भाई आपको यहाँ से क्या ध्यान रखना है, T1 जाने वाला समय था, T1 इज लेस देन क्या है T2, T1 इज लेस देन क्या है T2। ठीक है, अब प्रूफ करते हैं इसको। प्रूफ कैसे प्रूफ करते हैं देखो, है ना। पहले मैं इसको हटा दूँ, इस पूरी लिखे हुए को हटा देता हूँ, फिर मैं आपको सारी बात समझा देता हूँ। पूरा मैथमेटिकल तरीके से प्रूफ करता हूँ, पूरा प्रूफ। आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ठीक है, चलो तो देखते हैं हम कैसे दूध का दूध और पानी का पानी होता है। चलिए तो बात करते हैं हम। तो मैंने बोला T1 इज, ठीक है, अब प्रूफ करते हैं ये प्रूफ। ठीक है, अब देखो प्रूफ, ये प्रूफ देखो, प्रूफ कैसे करते हैं, ऐसे लिख लेना, प्रूफ बाय राजेश सर। ठीक है, अब समझो, इधर समझना इस बात को। देखो मान लो यहां पे किसी बॉडी को आपने ऐसे फेंका, ठीक है, ये कोई बॉडी है, बॉडी, पत्थर, मार्कर, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, बॉडी का मास है कुछ, और यहां पे एयर रेजिस्टेंस है, एयर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस का मतलब हवा में फ्रिक्शन, हवा में फ्रिक्शन, हवा है, हवा है, हवा में फ्रिक्शन। ठीक है, हवा है, हवा बोल सकते हो, इतना ही लिख लो यार, इतनी ज़्यादा शुद्ध हिंदी भी लिखनी नहीं चाहिए। तो पार्टिकल क्या है, नीचे से ऊपर जाएगा, तो नीचे से ऊपर जाएगा। मान लो यहाँ से पार्टिकल जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, मान लो किस वेलोसिटी से, v0 वेलोसिटी से, तो पार्टिकल कहीं ना कहीं जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी या नहीं होगी, v फाइनल कितना होगा, 0 होगा, क्योंकि जैसे जैसे ऊपर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो एक बात आप समझो कि मैंने अभी आपको एक बात बताई कि यार कोई भी बॉडी होती है उस पर एक नीचे की तरफ फोर्स लगती है। तो ये पार्टिकल मान लो यहाँ पहुंच गया, मान लो पार्टिकल यहाँ पे पहुंच गया, कहाँ पे, मान लो यहाँ पहुंच गया, है ना, यहाँ पहुंचा कहीं भी, पर उस पर एक बात तो हमें समझ में आती है कि जब यहाँ पहुंचा तो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी को कौन कम करते जा रहा है, नीचे की तरफ एक एक्सेलरेशन लग रहा है, नीचे की तरफ एक फोर्स है, कौन सी फोर्स है वो, mg। अब क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस है, फ्रिक्शन है, एयर रेजिस्टेंस का क्या मतलब, हवा में फ्रिक्शन, क्या है, हवा में फ्रिक्शन, हवा में क्या है, फ्रिक्शन। तो हमें एक बात समझ लेनी है यहाँ पे, अगर हवा में फ्रिक्शन है तो क्या होगा कि जैसे जैसे बढ़ता जाएगा वैसे वैसे इसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी और फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, क्लियर, बात समझ आ रही है। तो हम क्या बोलेंगे कि नीचे की तरफ एक mg लग रहा है। भाई अगर मैं देखूं नीचे की तरफ mg लग रहा है, mg के साथ एक फोर्स और लग रही है, वो भी नीचे की तरफ, क्योंकि अपोज कौन कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस। एक तो mg तो लग ही रहा है, mg तो कर ही रहा है, पर उसको अपोज कौन कर रहा है, एयर रेजिस्टेंस। एयर रेजिस्टेंस भी किधर लग रहा है, नीचे की तरफ। भाई इस वाले केस के लिए ये कौन सा टाइम है बच्चों, ये वाला कौन सा टाइम है, जाने वाला टाइम, T1 का मतलब टाइम ऑफ एसेंट। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे टाइम ऑफ एसेंट की, तो पहली चीज मैं बोलूं कि यहां से अगर मैं बोलूं, भाई आपने एक फॉर्मूला पढ़ा है ना, अब हो सकता है आपके लिए नया हो, पर 9th क्लास में एक आपने फॉर्मूला पढ़ा है, F बराबर क्या पढ़ा है, ma। F बराबर क्या पढ़ा है, ma। F यानी कि टोटल फोर्स, टोटल फोर्स, ये क्या है, F बराबर टोटल फोर्स कितनी लग रही है, एक तो mg लग रहा है, एक क्या लग रहा है, F लग रहा है। तो हम क्या लिख सकते हैं, mg प्लस क्या लिखेंगे बच्चों, F कौन सी फोर्स है, F कौन सी फोर्स है, यहां पे लिख लेना, F इज द फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस। फोर्स ऑफ क्या है, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस वाली फोर्स है ये, जो कि अपोज कर रही है पार्टिकल को। ठीक है, तो यहां से हमें दिख रहा है कि दोनों एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, mg भी नीचे लगता है और एयर फोर्स यानी एयर फ्रिक्शन भी नीचे लग रहा है, इज इक्वल टू, मान लो इस पार्टिकल का मास कितना माना m, तो m इंटू मान लो जाने वाला एक्सेलरेशन a1 मान लिया, कितना मान लिया मैंने, a1 मान लिया। तो इधर क्या लिखोगे, a1 लिखोगे। अब प्रूफ कर रहा हूं मैं, इस चीज को समझना। तो यहां से अगर मैं इन दोनों में से m कॉमन ले लूं तो अंदर क्या बचेगा, यहां से g बचेगा, यहां तो है नहीं, तो यहां पे क्या f अपॉन m लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि यहां नहीं है ना तो डिनोमिनेटर में चले जाएगा। तो यहां से m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो बताओ a बराबर कितना आया, यहां से a बराबर कितना आया, g प्लस f अपॉन m इज इक्वल टू क्या है, a1 है ना, a1 लिखना, ये आ गया। तो इसको इक्वेशन नंबर क्या दे दें आप, 1 दे दें। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। चलो अब क्या होगा, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा, यहां पे पहुंच गया पार्टिकल, अब पार्टिकल की फाइनल वेलोसिटी 0, अब पार्टिकल वापस भी तो आएगा। तो पार्टिकल मान लो यहां से आया वापस,
कितना आया, मान लो ये दूसरा, इसमें पार्टिकल को मैंने बोला यहां से वापस आ गया, मान लो ये वापस यहां से आया, तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी हुई, v नॉट कितना हुआ, वो 0 है। फाइनल वेलोसिटी ये कितनी हुई, फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पे कुछ v होगी या नहीं होगी, ये तो फाइनल वेलोसिटी होगी। ठीक है, बात समझ आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस प्रेजेंट है, एयर रेजिस्टेंस है यानी एयर फ्रिक्शन है। तो अगर एयर रेजिस्टेंस है तो धीरे धीरे देखो, अब पार्टिकल का कुछ मास है, पार्टिकल यहाँ पे, पार्टिकल का मास कितना है m, तो नीचे क्या लगेगा, mg तो हमेशा नीचे लगेगा, क्योंकि ये तो डाउनवर्ड फोर्स हमेशा नीचे ही लगती है, ये मैं बता चुका हूं। प्लस अब देखो मोशन किधर हो रहा है, मान लो मार्कर है, यहां से आया धीरे धीरे, तो मोशन किधर हो रहा है, अभी मोशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, mg भी नीचे लग रहा है, तो mg क्या कर रहा है, उसकी स्पीड को बढ़ा रहा है, पर उसकी स्पीड को अपोज भी तो कर रहा है। कौन अपोज कर रहा है, कि जब मोशन इधर होगा तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, किधर लगेगा, ऊपर लगेगा, तो ऊपर क्या फ्रिक्शन लगेगा, F क्या है अपना, फोर्स ऑफ एयर रेजिस्टेंस, क्या है, फोर्स ऑफ, क्या बोला था मैंने, एयर रेजिस्टेंस। क्या ये बात समझ में आ रही है आपको, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, किताबों में नहीं मिलेगी आपको ये बात। ठीक है, बच्चे आधे वहीं फेल हो जाते हैं कि भाई ये चीजें समझ में नहीं आती उनको, बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूं मैं आपका। तो यहां से आपको दिख रहा है फोर्स, तो आप देखोगे यहां से, अगर मैं इस पूरे मास को एक पॉइंट मास मान लूं, तो आपको दिख रहा है एक पॉइंट मान लिया, जैसे मैं हूं, मैंने अपने आप को एक पॉइंट मास माना, तो नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा, नीचे फोर्स कौन सी लग रही है, mg, और ऊपर इसको अपोज कौन कर रहा है, फोर्स ऑफ रेजिस्टेंस, और मोशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ। तो हम क्या लिखेंगे यहां से, है ना, मोशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, यानी कि नीचे की तरफ हो रहा है, तो इसका एक्सेलरेशन a2 मान लो, ये बॉडी नीचे आ रही है, तो इसका एक्सेलरेशन कितना मान लो बच्चों, टाइम, देखो टाइम तो अपने को कितना मानना है, इसका टाइम ऑफ डिसेंट t2 और एक्सेलरेशन कितना a2, ये नीचे आ रहा है ना, बॉडी नीचे आ रही है, तो टाइम तो हमने मान लिया t2 और एक्सेलरेशन कितना, तो यहां भी क्या लिखेंगे, सबमिशन ऑफ f, यानी कि नेट फोर्स, टोटल फोर्स, क्या लिखेंगे, F टोटल, ऐसे लिखना अभी, है ना, तो F टोटल इज इक्वल टू कितना, मास तो सेम है पर एक्सेलरेशन बदल गया, इस बार a2 हो गया, तो क्या लिखेंगे यहां से, F बराबर क्या लिखेंगे। अब आप कैसे पता करोगे कि सर ये बड़ी है ये बड़ी, तो याद रखें, आगे आने वाले चैप्टर में बिल्कुल अच्छी तरीके से बताऊंगा, पर अभी ये याद रखें कि वो फोर्स बड़ी होगी जो किसके डायरेक्शन में होगी, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में होगी। तो कौन सी फोर्स एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में, प्रवेग के डायरेक्शन में mg, और कौन सी अपोजिट डायरेक्शन में F, तो जो उसके एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में वो फोर्स क्या होगी, बड़ी होगी, तो mg माइनस क्यों लिया, ये क्लियर है, माइनस का मतलब ये फोर्स छोटी है किसके कंपेयरिंग में, mg की, तो mg माइनस f इज इक्वल टू क्या लेंगे, m इंटू a2, तो यहां से m कॉमन ले लें, तो अंदर क्या बचेगा, g माइनस क्या होगा, f अपॉन m, g माइनस f अपॉन m इज इक्वल टू कितना है, m इंटू a2, m से m कैंसिल, बताओ यहां से कितना आया, g माइनस का कितना, f अपॉन m इज इक्वल टू कितना, a2। ठीक है, क्लियर। अब अगर मैं आपसे पूछूं, ये बात आप लिख लेना एक बार, मैं आपको यहां पे बोलता हूं, अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देता हूं, अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अब तो आपको दिखाई दे रहा है सब कुछ कि देखो g की वैल्यू कितनी होती है, 9.8, तो 9.8 में से मान लो f अपॉन m कुछ भी वैल्यू आई, तो f अपॉन m को प्लस करूंगा तो एक्सेलरेशन बढ़ेगा या घटेगा, बढ़ेगा। और अगर मैं 9.8 में से f अपॉन m कुछ भी मानो, जो f अपॉन m यहां होगा वही यहां रखोगे, तो जब रखोगे तो आपको एक बात तो दिखाई दे रही, यहां तो 9.8 में से माइनस कर रहे हैं, यानी घटा रहे हैं वैल्यू को, और यहां पे 9.8 के साथ क्या कर रहे हैं, प्लस कर रहे हैं, तो कौन सा एक्सेलरेशन बढ़ा हुआ, a1 या a2, यानी जाने वाला एक्सेलरेशन या आने वाला एक्सेलरेशन, कौन सा एक्सेलरेशन बढ़ा हुआ बच्चों, बोलना तो मुझे, कौन सा एक्सेलरेशन बढ़ा हुआ, कौन सा एक्सेलरेशन, जाने वाला, कौन सा वाला, जाने वाला, कौन सा एक्सेलरेशन बढ़ा है, जाने वाला। तो मैं यहां से क्या बोल सकता हूं, a1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, a1 इज ग्रेटर देन क्या होगा, a2 होगा या नहीं होगा, और a1 अगर बड़ा होगा, भाई a1 यानी जाने वाला, a1 कौन सा एक्सेलरेशन है, जाने वाला, a2 आने वाला, ठीक है। तो अगर a1 बड़ा होगा तो बॉडी फटाफट से ऊपर पहुंचेगी, तो उसको टाइम क्या लगेगा, कम, और a2 कम होगा तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब ये प्रूव कर दिया हमने कि जो t1 है वो लेस देन क्या है, t2 है, या फिर आप इसको उल्टा करके भी लिख सकते हैं, t2 इज ग्रेटर देन
t1। ऐसे भी लिख सकते हो आप चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको चाहें तो आप ऐसे भी लिख सकते हैं, a1 इज ग्रेटर देन क्या है, a2 है। और उल्टा भी लिख सकते हैं, a2 इज लेस देन क्या लिख सकते हैं, इसको a1 भी लिख सकते हैं। क्या ये बात समझ में आई? तो ये लो मैंने हेंस प्रूव कर दिया। बताओ ये बात समझ में आई आपको? क्लियर है सबको? बात समझ में आ गई? तो अगर मैं यहां से देखता हूं, क्या देखता हूं, ये बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं यहां से दो चीजें देखता हूं, दो चीजें क्या भाई, यहां से अगर मैं दो चीजें क्या देखूं, मैं अगर पहली चीज देखूं, है ना, पहला मैं अगर देखता हूं जाने वाला समय, तो जाने वाले समय के लिए बात करूं, जाने वाले समय के लिए, जाने वाला समय, जाने वाले समय के लिए, जाने वाला समय की बात करूं तो जाने वाला समय कितना था, t1, टाइम ऑफ एसेंट बोलते हैं। तो यहां से बताओ जाने वाले समय में इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, फाइनल वेलोसिटी कितनी थी, v बराबर क्या लिखेंगे, v नॉट माइनस का gt लिखेंगे। तो v नॉट कितना है बोलो, v नॉट कितना है, v नॉट तो v नॉट है, v फाइनल कितना, 0 है ना। अब क्योंकि देखो नीचे से ऊपर जाने वाली वेलोसिटी को क्या लेते हैं हम, कन्वेंशन पॉजिटिव लेते हैं, तो पॉजिटिव v नॉट, फिर माइनस हमने रखी दिया है, तो ये तो ऑलरेडी रखना है, t को t रहने दें, टाइम ऑफ क्या है, एसेंट। तो बच्चों अब ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे एयर रेजिस्टेंस भी है इस वाले केस में, केस नंबर 4 में, है ना। चौथा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट था ना, चौथे पॉइंट में हमें ये याद रखना है, यहाँ माइनस जीटी नहीं रखना है, क्योंकि यहाँ पे कितने एक्सेलरेशन लग रहे हैं, एक लग रहा है या दो लग रहे हैं, कितने एक्सेलरेशन लग रहे हैं, देखो एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, देखो जी इधर लग रहा है, एक्सेलरेशन किधर है, उधर, समझ आ रहा है सबको, बात समझ में आ रही है। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, प्लस का तो लिखेंगे, यहां से क्या लिखोगे, जी, ठीक। अब ए बी किधर लग रहा है, देखो ए बी नीचे ही लग रहा है, क्लियर है, क्योंकि जिधर फोर्स होगी उधर ही एक्सेलरेशन होगा, तो इसका रिटार्ड कर रहा है, कौन सा एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन वाला, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन। तो रिटार्डेशन, बात समझ में आ रही है ना, ये कौन सा एक्सेलरेशन है, रिटार्डेशन। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, ये इसको लिखेंगे हम माइनस का जी, और माइनस का ही क्या होगा, a1। तो यहां से v फाइनल तो हो जाएगा 0, इधर से v नॉट, यहां से माइनस क्या आ जाएगा कॉमन, अंदर क्या बचेगा, g प्लस a1, ठीक है। तो यहां से इंटू टी जरूर लिखना, इंटू क्या लिखना है आपको, t लिखना है ना, t कौन सा टाइम है, t1, t कौन सा टाइम है, t1। तो यहां से हम t1 लिखा, तो ये क्या हो जाएगा, आप बोलो, ये v नॉट इधर आएगा तो माइनस का v नॉट हो जाएगा, इधर से क्या हो जाएगा, माइनस का, कॉमन ले लिया था हमने, प्लस a1 इंटू t1, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहां से क्या लिखेंगे हम, ये कितना हो जाएगा, t1 इज इक्वल टू कितना, v नॉट अपॉन g प्लस a1। ये g प्लस a1 को हम बोलते हैं g इफेक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, g इफेक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, जी इफेक्टिव, ठीक है। तो आगे मैं एनएलएम में भी बताऊंगा, पर अभी थोड़ा सा याद रखें, नहीं भी याद रखोगे तो चलेगा, पर अभी ये याद रखें, इसको बोलते हैं हम जी इफेक्टिव, सॉरी गलती से लिख दिया, जी प्लस a1 होता है जी इफेक्टिव। अगर नीचे से ऊपर बॉडी जा रही है तो जी इफेक्टिव क्या होता है, जी प्लस ए, क्या होता है, जी प्लस ए, a1 का मतलब एक्सेलरेशन, तो ये जी इफेक्टिव, ठीक है ना, इफेक्टिव याद रखना है आपको, ठीक है। इसी तरीके से दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर मैं जाने, इसको हटा दूं मैं, चलिए, तो अगर मैं दूसरी बात ध्यान रखूं कि दूसरा वाला जाने वाला समय कितना माना था हमने, दूसरे जाने वाला समय कितना माना था, हमने माना था सर t2, और उसका एक्सेलरेशन a2 माना था। तो अगर मैं बात करूं दूसरा यानी कि आने वाला समय, सॉरी जाने वाला बोल रहा हूं, आने वाला समय, आने वाले समय यानी कि टाइम ऑफ डिसेंट। तो आने वाले समय की अगर बात करूं तो आने वाला समय कितना था, t2 था, ठीक है। तो अब इक्वेशन अगर यूज करूं तो देखो यहां से आपको दिखाई दे रहा था कि इसी में देख लेते हैं हम, v इनिशियल कितना था, v इनिशियल था 0, v फाइनल कितना था, v फाइनल था v, भाई v फाइनल क्या था, ये v फाइनल था, v मान लें, v फाइनल कितना था v। तो यहां से अगेन वही इक्वेशन यूज लेनी है हमें, इक्वेशन क्या है अपने पास, v है ना, इज इक्वल टू क्या है, v नॉट प्लस माइनस, g की वैल्यू ऑलवेज टेकन एज नेगेटिव, है ना, अब प्लस रखना तुम तो, है ना, प्लस रखोगे तो यहां से अब g की वैल्यू क्या लेनी है, माइनस, ठीक है, g की वैल्यू क्या लेनी है, माइनस। अब एक्सेलरेशन किधर लग रहा है, एक्सेलरेशन किधर हो रहा है, नीचे की तरफ, किधर हो रहा है, नीचे की तरफ हो रहा है, भाई बात समझ में आ गई आपको, ठीक है, बराबर है ना, एक्सेलरेशन किधर,
भाई अपोज किधर हो रहा है, फोर्स कौन सी फोर्स, एयर रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है, तो एयर रेजिस्टेंस अपोज कर रहा है तो ये एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा a2, है ना, ये बात समझ में आई आपको। और इनटू क्या लिख देंगे, टाइम t2, तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, v फाइनल कितना, v रहेगा, v नॉट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अब ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि एक चीज या तो आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं ना, ये जो v फाइनल है वो v फाइनल किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, v फाइनल किधर आ रहा है, नीचे की तरफ, तो नीचे की तरफ वाला माइनस रखना है। यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से माइनस का g, फिर क्या लिखोगे a2 प्लस का a2 इंटू t2, है ना, तो यहाँ से अगर आप देखोगे ना तो क्या लिख सकते हो, माइनस, अच्छा मैं माइनस अगर कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, ये माइनस कॉमन ले लिया मैंने, है ना, जीरो को तो हटा ही दिया मैंने, जीरो को तो हटा दिया, जीरो प्लस, है ना, जीरो को हटा दिया तो माइनस कॉमन लिया तो ये प्लस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस का इंटू t2, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। तो यहाँ से v बराबर क्या लिखेंगे, v अपॉन क्या हो जाएगा, g माइनस a2, ठीक है, g माइनस क्या हो गया, a2 हो गया। तो ये बात ध्यान रखनी है, g माइनस a2 क्या है, g इफेक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, g इफेक्टिव बोलते हैं, क्या बोलते हैं, g इफेक्टिव। क्लियर, ठीक है, तो बच्चों ये आपको बात ध्यान रखनी है। ओके, तो चलिए अभी हम लेक्चर को यहाँ पे समाप्त करते हैं, और अभी इस पे हम नेक्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं, इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखना आप, क्योंकि आपका NLM में भी ये काम आने वाला है। तो ओके, थैंक यू।